किसान भाई बहनों जोहार। गांव गिराव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मानसून की बेवफाई और बेरुखी इस बार झारखंड में साफ साफ देखने जाने लगी है। एक तरफ अन्य कई राज्यों में तबाह करने वाला बाढ़ आया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड में किसान भाइयों को धान रोपने के परेशानी पड़े हुए हैं। जहां हमारे किसान भाइयों ने बिचड़ा तैयार कर लिया था और धान की रोपाई भी कर लिया था, उसके बाद मानसून ने ऐसा करवट बदला कि हमारे किसान भाइयों के लिए ये बहुत बड़ी आफत की घड़ी आ गई है कि उन्हें अब लग रहा है कि कब वर्षा हो तो जो उनके खेत में धान की रोपाई कर लिया गया है उस खेत की मिट्टी फटने लगी है और उसमें दरारें पड़ने लगी है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। खैर, इन सबको ध्यान में रखते हुए हर खेती के लिए, हर कार्य के लिए कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था अब आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये समय आ गया है। क्योंकि जिस प्रकार प्रकृति, पर्यावरण, वातावरण प्रदूषित हो रहा है, आपको अब ये देख कर चलना पड़ेगा कि हमें आगे के लिए क्या करना है। यानी आपको वैकल्पिक किसी भी तरह की खेती के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो आइए आज हम आपको बरसात के मौसम में फल वृक्षों की बागवानी के बारे में जानकारी करवाते हैं। जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी, जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कांके रांची में उद्यान विभाग में वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर तिवारी साहब, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। किसान भाइयों जोहार। डॉक्टर साहब, जो मुख्य विषय है उसके बाद हम लोग बात करेंगे, लेकिन एक जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का संदेश है हम झारखंड के दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। इस वर्ष पूरे भारतवर्ष में आज़ादी के 75वां वर्ष जो अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का आह्वान है कि 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर पर हमारे देश की आन बान शान जो तिरंगा झंडा है वो लहरे, और हम यही उनके माध्यम से आह्वान भी करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी गंभीर समस्या के बारे में भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण का बढ़ना फिर से शुरू हो गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान है कि लोग सरकारी गाइडलाइन का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें और सैनिटाइजर और हाथ धोएं। ये करना बहुत ज़रूरी है यदि कोरोना को भगाना है तो। साफ सफाई का ध्यान रखें। बिल्कुल। अब डॉक्टर साहब, मुख्य विषय पर हम लोग आते हैं। सबसे पहले तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आप तो अभी देख रहे हैं कि मौसम की बेवफाई, बेरुखी झारखंड के किसानों को किस तरह से दहशत में और भय में लाके खड़ा कर दिया है। जी। तो अब आप ये बताइए पहले सबसे कि इस मौसम में जितनी भी वर्षा हुई, मिट्टी गीली हो चुकी है, जहाँ पर किसान भाइयों को किसी भी तरह की खेती करने में आसानी होगी। तो आप ये बताइए कि इस खास छोटे से बरसात के मौसम में हमारे किसान भाई झारखंड में कौन कौन से फलों की खेती कर सकते हैं। जी अग्रवाल जी, आपने बड़ा विस्तार से विषय वस्तु को रखा है। किसान भाइयों के लिए आसानी होगी आगे। किसान भाइयों, आपके पास 3 तरह की ज़मीन है ना। निचली ज़मीन है, बीच वाली ज़मीन है, मध्यम भूमि जिसको कहते हैं, और ऊपरी ज़मीन है जो टाँड़ ज़मीन है जिसको हम कह रहे हैं। तो धान आप निचली वाली ज़मीन में सामान्य तौर पे लगाते हैं और मध्यम वाली ज़मीन में लगाते हैं। जी। तो निचली वाली ज़मीन और मध्यम वाली ज़मीन आपकी अफेक्टेड हो रही है, वो प्रभावित हो रही है कम पानी से, वर्षा नहीं होने के कारण। जी, वर्षा अनावृष्टि बिल्कुल कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, उसके चलते। जी। तो वहाँ पे तो आप दलहन तिलहन की वैकल्पिक खेती कर सकते हैं। जहाँ तक टाँड़ की बात है, हम लोग विषय वस्तु उसी से संबंधित ज़्यादा है। टाँड़ की बात है, वहाँ पे जहाँ मकई वगैरह लगाते थे, अरहर वगैरह लगाते थे, वहाँ पे देखिए ये अनावृष्टि, अतिवृष्टि, ये कीड़े लग गए, खेत की तैयारी नहीं हो पाई, समय पे बारिश नहीं हो पाई, ये सब लगे रहेंगे। बीमारी लग गई। जी जी जी, ये लगे रहेंगे जी। तो किसान भाइयों, अब हम लोग जोर देने लगे हैं इन सब परिस्थितियों को देखते हुए। हम लोग कह रहे हैं क्यों नहीं एक बार लगाए 25 साल पाए। हाँ। तो यहाँ पे टाँड़ भूमि के लिए बहुत अच्छा विकल्प है आपके पास। आप फल वृक्ष का बागवानी लगाए।
एक बार लगाएंगे, फिर से 4 महीने बाद मतलब खेत की तैयारी, फिर बीज बोना, फिर रोपना, फिर इंटरकल्चरल ऑपरेशन, जिसको बहुत सारा कृषि कार्य करना पड़ता है। जी जी। फिर दवाई मसाई, फिर से खेत की तैयारी, क्यों नहीं एक बार लगाए। हाँ, इसमें एक बात आती है जी कि थोड़ा लंबा चलता है जी। मतलब 3 साल के बाद फलेगा, 4 साल के बाद फलेगा, या 2 साल के बाद फलेगा, तब क्या करें? तब आप अंतर फसल लगाएं, जो आप टाड़ में लगाते हैं लगाएं जी। तो टाड़ में आप क्या लगाते हैं? वही ना, अरहर लगाते हैं, मकई लगाते हैं, दलहनी फसल लगाते हैं, तिलहनी फसल लगाते हैं। तो जब तक उसका बढ़वार बहुत पूरा नहीं ले लेता है जगह को, तब तक आप लगाएं, कोई बात नहीं। हाँ। तो अब आपके प्रश्न का जवाब, हम टाड़ की जमीन में जो फल फसल है वो हम आम लगा सकते हैं, लीची लगा सकते हैं, थोड़ी जहाँ पानी की अधिकता है वहाँ केला लगा सकते हैं, अमरूद लगा सकते हैं, अनार लगा सकते हैं, शरीफा लगा सकते हैं। झारखंड की जलवायु के परिप्रेक्ष्य बिल्कुल, ये तो बिल्कुल यहाँ पर बड़े अच्छी इसकी बागवानी हो सकती है। जी जी। आप शरीफा लगा सकते हैं। कुछ जो गर्म प्रदेश, जैसे गर्म एरिया जहाँ पे है झारखंड में, जैसे पलामू हुआ, गढ़वा हुआ, यहाँ पे आप बेर लगा सकते हैं, बेर लगा सकते हैं, बेर आप लगा सकते हैं। जी। तो इस तरह की हम खेती कर सकते हैं, और इससे हम हर साल आराम से 2 साल के बाद से हमको फल मिलने लगेगा, अमरूद बेर वगैरह की अगर हम खेती करें। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब। और इस बार जो मानसून की बेवफाई और बेरुखी, जी, बिल्कुल दिल को दुखाने वाली बात है। बिल्कुल, क्योंकि झारखंड के किसान बहुत ही इंतजार करते हैं इस बरसात के मौसम का, और बहुत दुख की बात है कि जब जितनी भी वर्षा हुई उसमें हमारे किसान भाइयों ने अपने खेत की जुताई, बिचड़ा तैयार किया, और बिचड़ा तैयार होने के बाद उन्होंने रोपाई भी कर लिया धान का। हमारे पास कई तस्वीरें आई अलग अलग क्षेत्रों से कि धान की रोपाई के बाद खेतों में दरार पड़ गई है, खेत मिट्टी फट गई है। ये बहुत ही दुखद है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, प्रकृति का कहर है एक तरह से कहा जाए। तो ऐसे स्थिति से निपटने के लिए हमारे किसान भाइयों को झारखंड के हम लोग चाहते हैं कि कुछ उनको जानकारी ऐसा दे दें कि यदि ऐसा उनके साथ परिस्थिति आता है तो उनके परिवार के भरण पोषण में कोई दिक्कत ना हो, बहुत दिक्कत ना हो। जी। तो अब ये सवाल उठता है डॉक्टर साहब कि जैसे कि आपने बताया आम, लीची, शरीफा, कटहल, हाँ, नींबू, हाँ, बेर, बहुत सारे फलों के आपने नाम बताए। तो इन सब फल वृक्षों के पौधे लगाने के लिए जी अब गड्ढा कैसे तैयार करें? हाँ किसान भाइयों, थोड़ी देर हो गई है। हम कहते हैं कि 1 महीना पहले गड्ढा खोद देना चाहिए ताकि उसमें धूप की गर्मी लगे, उसमें जो रोग जनित कीड़े मकोड़े वगैरह है या बैक्टीरिया वायरस है तो वो मर जाए। लेकिन अभी भी जब खेत खाली रहने की बात है तो अभी भी हम विकल्प के तौर पे कह सकते हैं कि आप गड्ढे खोदना शुरू कर दें। हालांकि थोड़ी देर हो चुकी है, फिर भी आप गड्ढे खोदना शुरू कर दें, उसमें फिर पौधे लगाना शुरू करें जो मैं नाम लिया। अब उसमें बात आती है कि जो बड़ा पेड़ जैसा होता है, जैसे आम हुआ, लीची हुआ, कटहल हुआ, बड़ा वाला जामुन हुआ, इस तरह के जो पेड़ वाले, फल वाले जो पेड़ होते हैं, ये इनको आप सामान्य तौर पर दूरी रखते हैं 8 मीटर पौधे से पौधे की दूरी, और लाइन से लाइन की दूरी भी 8 मीटर, जिससे कि बाद में वो बड़ा होकर वृक्ष बन जाए जी, तो आपको अच्छा फल मिले उसे। हाँ, उसमें उसको सही समय, मतलब सही जगह मिले, पूरी हवा मिले, धूप मिले, जी, तो आगे के लिए ठीक रहेगा। अगर आप सघन बागवानी करना चाहते हैं, सघन बागवानी मतलब आपको कटाई छटाई देख रेख बढ़िया से करना होगा, तो अगर आप सघन बागवानी करना चाहते हैं तो इन दूरी को 8 मीटर लाइन से लाइन और पौधे की दूरी को आप घटा करके 5 मीटर लाइन से लाइन और 5 मीटर पौधे से पौधे की दूरी कर सकते हैं। लेकिन उस समय आपको सिंचाई की व्यवस्था, खाद पानी की व्यवस्था, कटाई छटाई की व्यवस्था बिल्कुल वैज्ञानिक तौर पे करनी होगी। डॉक्टर साहब, आपने इन फल वृक्षों के लगाने के बारे में बता दिया। अब इन फल वृक्षों के लिए जो हम गड्ढा करेंगे हमारे किसान भाई, उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितनी होनी चाहिए? ये हम बड़े कैनोपी वाले की बात किए। मध्यम कैनोपी या छोटी कैनोपी की जब हम बात करें, मध्यम कैनोपी में नींबू वर्गीय फसल हुआ, ठीक है, तो नींबू वर्गीय में आप सामान्य तौर पर 5 मीटर पौधा से पौधा की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी 5 मीटर रखिए, वो ठीक रहेगा। अब बात आती है कि गड्ढा, जब आप बड़े वाले पेड़ के लिए गड्ढा की बात कर रहे हैं, मतलब आम लीची, कटहल वगैरह की बात कर रहे हैं, तब वहां पे गड्ढे का आकार होगा 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा। जी।
और जब नींबू वर्गीय फसल की जब हम बात कर रहे हैं, मतलब मध्यम मध्यम कैनोपी की बात कर रहे हैं, जब जो छोटे पौधे होते हैं, जो ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, तो उस स्थिति में आप 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा गड्ढा का आकार रख सकते हैं। यहीं पे थोड़ा सा बता देते हैं, बिल्कुल थोड़ा नहीं, जो हमारे किसान भाइयों के लिए अब विस्तार से बताइए, क्योंकि अब समय ऐसा आ गया है, जो स्थिति इस बार हम लोग देख रहे हैं मानसून की स्थिति, अब किसान भाइयों को हर चीज के बारे में विस्तार से ही बताना। अगर आप किसान भाइयों लकड़ी वाले इमारती अगर लकड़ी लगाना चाहते हैं पौधा मेढ़ पे किनारे किनारे, हम कहते हैं ना कि पौधे से ही आप फेंसिंग कर दीजिए, उसका खेत का घेरावा कर दीजिए सुरक्षा के लिए भी, और आपको कुछ दे भी जाएगा। तो इस स्थिति में अच्छा, उसमें कौन कौन से फल के पौधे लगाए जा सकते हैं? आप सागवान लगा सकते हैं, शीशम लगा सकते हैं, गम्हार लगा सकते हैं, सुबबूल लगा सकते हैं, जो आप 3 साल पे काट सकते हैं, जो पोल जैसा माचिस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लकड़ियां मुलायम होती हैं। देखिए अभी तो जो भी यदि हमारे किसान भाई फल की खेती या सब्जी की खेती या अन्य किसी भी तरह की खेती करें, उनसे उनको रिटर्न मुनाफा मिलना ही मिलना है, या किसी भी तरह की खेती करें। जी, हमारा धान प्रभावित हुआ है, लेकिन हम विकल्प के तौर पे अगर कहते हैं तो निचली जमीन पे, जैसा कि मैं बताया कि निचली जमीन पे भी आप अरहर, दलहन, तिलहन फसल वगैरह लगा लें, और मध्यम जमीन पे भी लगा लें, और टाण जमीन पे हम ये बात कर ही रहे हैं। जी, अब बात आती है कि जब आप जंगल वाले पौधे लगा रहे हो, तो उस जंगल वाले पौधे का गड्ढे का आकार, पहला क्या बोला मैं, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा, जो बड़ा वाला था जी। जो मध्यम वाला था, नींबू वर्गीय फसल जैसे शरीफा हुआ, अमरूद हुआ, और नींबू के डामहा वगैरह हुए, तो हाँ। ये जो है ये 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा गड्ढा होगा जी। और जो जंगली पौधे की हम बात किए, जो इमारती लकड़ी वाली बात किए, तो उसमें 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा, 1 फीट गहरा होगा। जी डॉक्टर साहब, अच्छा बताइए, कुछ बोल रहे हैं? जी, तो इसमें हमको ध्यान रखना है कि जो गड्ढे का आकार है, उसी हिसाब से पौधे से पौधे की दूरी वगैरह भी निर्भर करेगी कि पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी कैसी कितनी होनी चाहिए। तो फेंसिंग जो आप कर रहे हैं, आप जो घेरा के लिए जो जंगल वाली जमीन लगा रहे हैं, उसमें नजदीक रहेगा, सीधा पोल जैसा जाएगा, और समय पर आप उसको काट सकते हैं। तो वो दूरी आप यहाँ तक कि अगर आप लेना चाहें तो 5 मीटर बाई 5 मीटर भी, 3 मीटर बाई 3 मीटर भी ले सकते हैं। बाद में जब बहुत घना हो जाए तो जरूरत पड़ने पे कटाई छटाई कर दें, इसलिए कि सुरक्षा भी हमारी वहाँ पे भावना है, सिर्फ इमारती लकड़ी लेना भावना नहीं। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर तिवारी साहब। अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपने इस बरसात के मौसम में कौन कौन से फलों की बागवानी यानी रोपाई कर सकते हैं, उसके लिए किस तरह से गड्ढा तैयार किया जाए, उसके बारे में भी आपने बता दिया। अब इन गड्ढों में जो हमारे फल वृक्ष हैं, उनकी अच्छी बढ़वार के लिए, जिनसे अच्छा फल मिले, उसके लिए ये जरूरी है कि इसमें गाय की सड़ी हुई गोबर की खाद और चूना वगैरह डाला जाता है। ये इसके बारे में विस्तार से जानकारी आप ही दीजिए। बहुत अच्छा जी। सबसे पहले तो हम बताएं किसान भाइयों कि अगर आपका गड्ढा तैयार है तो आपको क्या चाहिए, आप क्या लगाएंगे? पौधा ही लगाएंगे, फल वाले पौधे लगाने जा रहे हैं, तो जो लगाएंगे वही तो पाएंगे। जी बिल्कुल। तो आप इसका एकदम सुनिश्चित कर लें कि जहां से आप पौधा खरीद रहे हैं वो बिल्कुल ठीक जगह हो, स्वस्थ होना चाहिए, बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, और किस्म जिस चाह रहे हैं वही हो। हाँ। नहीं तो एक वैरायटी कह के दूसरी वैरायटी अगर निकल गई, जंगली पौधा निकल गया, तो हमारी जो प्लानिंग है, जिस हिसाब से कैनोपी होगी, जिस हिसाब से खाद देना है, जितना तैयारी किया है, तो उसमें थोड़ा अंतर हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा अंततः। हाँ बिल्कुल, उपज भी कम होगी। जो हम चाह करके लगाए वो भी नहीं होगा। तो पौधा का सिलेक्शन ठीक से रहे। अब है कि पौधा आ गया, अब आपको गड्ढा की भराई, पौधा लगाना है, जैसा कि आपने कहा। हाँ। तो पौधा लगाना है तो किसान भाइयों, आप जो 1 मीटर गड्ढा खोदे हैं या 2 फीट गड्ढा खोदे हैं, तो 6 सेंटीमीटर से नीचे वाली जो मिट्टी है ना, वो कम उपजाऊ है। तो वो कम उपजाऊ है, तो हम उपजाऊ मिट्टी लेना चाहेंगे। तो जो आप खोदे थे तो मिट्टी ऐसे डाले थे, मतलब नीचे वाली जो मिट्टी थी वो आप ऊपर आ गई थी, तो ऊपर वाली थोड़ी सी मिट्टी हटा दें, इसलिए कि उसमें गोबर का खाद वगैरह भी आना है, तो जगह छेकेगा वो, तो थोड़ा हटा दिया। और ऊपर वाली जो मिट्टी थी, जो नीचे है, ढेर के नीचे है, वो वाली मिट्टी का इस्तेमाल करना। अब उसमें आम, लीची और ये वर्गीय, जिसमें कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा गड्ढा है, उसके लिए सामान्य तौर पर 10 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, करीब 90 ग्राम यूरिया, करीब 40 से 45 ग्राम या 40 से 50 ग्राम फास्फोरस, और करीब 60 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, मतलब लाल खाद, ये तीनों को मिला लें। और इसके साथ 2 केजी, करीब 1.5 से 2 केजी
नीम या करंज की खल्ली, इसमें कीड़े लगने की संभावना है, चूंकि गोबर का खाद आप दे रहे हैं तो करंज और नीम की खल्ली दे देंगे तो और ये कीड़े भी मारेगा, नहीं आने देगा और खाद का भी काम करेगा। तो ये प्रति गड्ढा मतलब 10 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद, 90 ग्राम प्रति गड्ढा यूरिया, करीब 60 ग्राम फास्फोरस, यूरिया नहीं नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं हम, नाइट्रोजन, फास्फोरस 60 ग्राम और 90 ग्राम म्यूरेट पोटासियम, ये इसके हिसाब से खाद की गणना करके उसमें प्रति गड्ढा दें डालना तो चाहिए। हमारा पौधा बिल्कुल स्वस्थ होगा। उसके बाद भी पौधा वहां पर लगाना चाहिए। हाँ। तभी पौधा की बढ़वार भी ठीक होगी, पौधा भी स्वस्थ होगा जी। और जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि बड़ा होने के बाद उसमें अच्छा फल मिले, वो भी हमारे किसान भाइयों को मिल सके। अच्छी होगी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अभी चाहे थोड़ी हुई बरसात चाहे ज़्यादा हुई, जी, सारे झारखंड के किसान हो चाहे आम लोग सभी दुखी हैं, क्योंकि मौसम की ये जो बेवफाई है, बेरुखी जो है, सबको परेशान कर रखा है। क्योंकि ये पानी जो है शहर में भी चाहिए कि शहर में जो छोटे मोटे तालाब हैं, पोखरा है, कुआं है, बोरिंग है, सबका लेवल बढ़ाना है पानी से, और खेतों में ग्रामीण क्षेत्रों में हमें धान की खेती करनी है, फसल की चाहिए। तो ये बहुत ही परेशान करने वाले। अच्छा, एक बात किसान भाई और बहुत अच्छी बात आपने छेड़ी है। हाँ। ऐसा भी हो सकता है कि बारिश जितनी साल में होती थी उतनी भी हो जाए, लेकिन एक बारिश उतनी भी हुई लेकिन समय पे हुई कि नहीं, ये समय पे नहीं हुई। इस बार मानसून भी देर से आया ना, देखिए लेट आया मानसून भी देर से आया, और मानसून के बाद वर्षा भी थोड़ी हुई, लेकिन फिर वर्षा ने जो मुख मोड़ा है तो झारखंड के किसानों को तो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस समय वर्षा चाहिए उस समय हो रही है कि नहीं, अभी नहीं हो रही है, हो सकता है बाद में जरूरत से ज्यादा हो जाए। देखिए अभी ये अगस्त का महीना शुरू हो गया, हो सकता है कि अगस्त में पूरा पानी हो जाए, तो अच्छी बात है। जो कम से कम खेत में दरारें पड़ी हुई हैं, जब मिट्टी फंस गई है, तो लग गया है, और जो धान का पौधा का रोपाई हो गया है, कम से कम वो बच जाएगा, तो कुछ नहीं से कुछ भी भला। तो डॉक्टर साहब, अब बात ये आती है कि ये नहीं कि हम लोग आज ही फल के वृक्ष लगा रहे हैं, फल के वृक्ष बहुत पहले से भी लगे हुए हैं, सालों साल से लगे हुए हैं, और आपको मालूम भी होगा कि झारखंड में आम, अमरूद, लीची, इसका अच्छा खासा उत्पादन होता है। तो अब आप ये बताइए कि जो पहले से फल लगे हुए हैं, चाहे वो कोई भी फल हो, जो भी खासकर इस सीजन में बरसात के मौसम में फल आते हैं, तो किस किस वृक्ष में फल आते हैं और किस किस फल वृक्ष में फूल लग रहे हैं, इसके बारे में बताइए आप। किसान भाइयों, सामान्य तौर पे आपका आम लगभग फल चुका है जी, और आम मार्केट में है, हाइक पे है, अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अमरूद आ रहा है, आपका अमरूद आ रहा है जी, आ रहा है जी। सहतूत आ गया है और फिर भी आएगा, लेकिन जामुन आ करके लगभग समाप्ति पे है। तो सहतूत, ये जामुन, ये इसका पेरिशेबिलिटी जिसको हम कहते हैं, मतलब ये पक जाने के बाद 2 से 3 दिन तक आप रख सकते हैं, तो ये पेरिशेबिलिटी भी कम है, मतलब स्टोर करके ज़्यादा दिन तक यूज़ करना ये भी थोड़ा कम है। तो इस पे ध्यान देना होगा कि इसका परिरक्षण करें, जैम, जली, अचार वगैरह जो बना सकते हैं, जूस वगैरह जो बना सकते हैं, बना करके ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व करें। जामुन के लिए जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि वो गुठली, बड़ा वो औषधीय गुण भी रखा हुआ है, बिल्कुल। तो उसमें डायबिटिक लोगों के लिए कहा जाता है, या पेट में जिसका कब्ज वगैरह है उसके लिए ये बड़ा बहुत फायदेमंद है, पाया गया है। तो ये आप करें, मतलब परिरक्षण भी करें, इसका भी ध्यान दें, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। अब भी देखा गया है कि अमरूद में जो बरसाती अमरूद 2 बार फलता है, एक गर्मी में, एक बरसात में, एक हाँ जाड़ा में भी आता है, जी, और एक बरसात में, जी। तो एक ही पौधा से अगर आप 2 बार फल ले रहे हैं तो वो थोड़ा फल की क्वालिटी, साइज वगैरह थोड़ा सा कम हो सकता है। तो हम प्रेफर करते हैं कि बरसाती न लेकर के हम जाड़ा वाला लें, जी। तो अच्छा, दूसरी बात होती है कि बरसाती फल में कीड़े लगने की संभावना ज्यादा होती है, और कीड़े लगते भी हैं ज्यादा। हम अमरूद की बात करें, एकदम सही बात है, तो अमरूद में कीड़े लगते भी हैं ज्यादा। अब हमको ये देखना है वो आगे के लिए कि हम जाड़ा में ले फल, उसके लिए कटाई छटाई करते हैं ताकि उसी समय फूल आए जब वो जाड़ा में फले, जी, ठीक है ना। इसकी कटाई छटाई उसी हिसाब से करते हैं। लेकिन अब भी जो फल आए हुए हैं उसमें कीड़े न लगे, इसके लिए क्या करें, या हल्का लग गए हैं, इसके लिए क्या करें। तो उसके लिए किसान भाइयों, हम कहते हैं कि जितना भी अभी बरसात है ना, घास फूस वगैरह भी आसपास बहुत ज़्यादा है,
तो सबसे पहले तो जितने घास फूस वगैरह है, मतलब खरपतवार हैं, वो जितना जल्दी हो हटाइए। खेत से बिल्कुल बाहर हटा करके, जला नहीं पाएंगे तो ज़मीन के नीचे गाड़ दीजिए, जैसे भी हो उसको करिए। कीड़ा मारने की दवा में चूंकि फल है, कीड़ा है, कीड़ा को मारना है, लग गया है कीड़ा, मारना है तो जहर है वो। और ये भी बहुत सावधानी बरतना है उसमें, क्योंकि वो फल खाने के लिए है। बिल्कुल, अब वो फल हम खाएंगे जी। तो अगर कीड़े के लिए जहर है तो हमारे लिए भी जहर है, महाजहर है। अब बड़े कीड़ा है इसलिए हमसे ज्यादा महाजहर है वो। हाँ, बिल्कुल, हम मर नहीं रहे, लेकिन वो असर तो डालेगा। तब हम कहते हैं, सीधी सी बात है डॉक्टर साहब कि आज जो ये कीटनाशी का इस्तेमाल हो रहा है, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल हो रहा है, और ये खासकर अभी जो बरसात का मौसम है, आप देखिए ना, डॉक्टर के क्लिनिक में भीड़ देखिए, दवाखाना में भीड़ देखिए, अस्पतालों में भीड़ देखिए, दिल दहल जाता है देख करके। बच्चों को बीमारियां हो रही है जो पहले नहीं हुआ जी, कभी नहीं। जी 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 जी। तो उसके लिए हम किसान भाइयों कहते हैं कि आप नीम की पत्ती से बनी हुई, या नीम का बीज से बना हुआ, या आप लहसुन वगैरह से बनाते हैं, या खैनी की डंडी सिझा करके, सबसे बढ़िया जी। तो इस तरह के ये गोमूत्र वगैरह से हम तैयार करते हैं। तो इस तरह से कीटनाशी या जैविक कीटनाशी भी होती है, जो एक जीव होगा दूसरे जीव को खा जाएगा, जो बीमारी पैदा कर रहा है उसको खा जाएगा। तो हमको तो है कि भाई ठीक है, तुम बताओ, शरीर का नुकसान नहीं होना चाहिए, हम लोग शरीर को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब जैविक कीटनाशी और बायोडिग्रेड, मतलब डिग्रेडेबल जीव से लिया हुआ, जीव से ली हुई चीजें से बना करके, पौधा भी जीव है, तो इस तरह के जीव से ली हुई चीजें कीटनाशी का इस्तेमाल करें हम तो ज्यादा अच्छा है। डॉक्टर साहब, अभी आपने फल वृक्षों के लिए जमीन की तैयारी कैसे करें, जमीन का चयन किस तरह करें, और क्या खाद देना चाहिए, क्या क्या उसमें डालना चाहिए, इसके बारे में तो आपने बता दिया। और अभी इस बरसात के मौसम में फल में कीड़े नहीं लगे, और अच्छा ये बता दीजिए कम से कम कि अभी कौन कौन से फल वृक्षों में फूल आने वाले हैं। हाँ, ये जो फूल आने वाले हैं अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन पपीता एक ऐसा फल है जिसमें लगभग लगातार फूल आते रहता है। तो पपीता पे ध्यान रखें। पपीता पे जो लगाए हुए हैं किसान भाइयों, पपीता पे एक बहुत ज़बरदस्त बीमारी आती है, और वो लग जाती है तो कंट्रोल से बाहर होती है, क्योंकि वो वायरल बीमारी है। उसको हम बोलते हैं PRSB, पपाया रिंग स्पॉट वायरस। तो वो जो बीमारी आ रही है ना, वो बिल्कुल आप देखेंगे फल पे भी छोटा छोटा रिंग बन जाता है, पीला बिल्कुल रिंग बन जाता है, वो वृत्ताकार का आकार लिया रहता है, जो बाद में फैलता है। ऐसे ही पत्तियां में भी पीले पीले रिंग बनते हैं, बाद में फिर मोज़ेक जैसा हो जाता है। तो पपीता में अभी फूल आ रहा है, आप उसको करें। आप किसान भाइयों, हम एक परीक्षण के तौर पे हम झारखंड में और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में भी हम ड्रैगन फ्रूट एक प्रायोगिक तौर पे हम कर रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट में भी अभी फूल आ रहा है, फल लग रहे हैं। तो ड्रैगन फ्रूट में भी हम कहते हैं कि ड्रैगन फ्रूट मतलब समझे, वो एकदम जेरोफिटिक है, कम पानी चाहिए, एकदम टाण जमीन पे, बहुत ज़्यादा उपजाऊ जमीन भी नहीं चाहिए, और वो उसकी उम्र है 20-25 साल। तो 20 एक बार लगाइए, 25 साल तक फलता रहेगा, और ज़्यादा पानी खाद की भी ज़रूरत नहीं है। तो ड्रैगन फ्रूट में भी फूल आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम लोग अपने किसान भाइयों को इस मानसून में जो बेरुखी और बेवफाई हम लोग के झारखंड के किसानों के साथ हुआ है, इसी को सुधारने के लिए हम अपने झारखंड के किसान भाइयों को वैकल्पिक खेती के बारे में जानकारी करवा रहे हैं, जिससे कि उनका जो परिवार का भरण पोषण, रख रखाव लोगों का सही ढंग से किया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि चाहे वर्षा कम हो रही है चाहे ज़्यादा हो रही है, जो ये हम लोग फल वृक्ष लगाते हैं, जल जमाव और जल अभाव दोनों होता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। सामान्य तौर पर किसान भाई हम कहते हैं ना कि बरसात के समय में पानी जम जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और गर्मी के दिन में कम हो जाएगा। लेकिन अभी तो हो सकता है अभी पानी कम हो कहीं। तो जब पानी कम होता है तो हम सिंचाई करते हैं, और जब पानी की अधिकता हो जाती है तो जल जमाव से दुष्प्रभावित न हो ये पौधा, इसलिए जल निकासी की सुविधा करते हैं। तो सामान्य तौर पे अभी जो बरसात में लगाने वाले फसल जो हैं, जो हम आम, लीची, अमरूद वगैरह की जो बात की है, फल वृक्ष जो है, ये जब हम लगाएंगे तो थाला जो होगा वो ऊंचा होगा, जो मेन पौधा के पास है ऊंचा होगा, और बाहर की ओर ढालू लिए हुआ होगा, ताकि जो बारिश का पानी आए वो ढल करके
किनारे चला जाए, आप आपके सामान्य खेत पर चला जाए, इधर आप चैनल बनाए रहेंगे, नाली जैसा बनाए रहेंगे, ये पानी बाहर निकल जाएगा। ये बारिश अधिक हो तब की बात है, जल जमाव ना हो इसके लिए बात है। इसलिए कि किसान भाई आप गड्ढा किए हैं ना, तो गड्ढा किए हैं तो जो मिट्टी भरे हैं ना, वो मिट्टी थोड़ा मुलायम है, उसमें खाद वगैरह भी है, तो वो पानी ज़्यादा सोखेगा, इसलिए ऊपर से हम ढालू किए हैं जी। अब जहाँ जल अभाव की बात करते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जल अभाव की जब हम बात करते हैं तब उस समय सामान्य तौर पे गर्मी में हम जब थाला बनाते हैं, जहाँ पे अभाव की बात आती है, गर्मी में हम थाला बनाते हैं तो सामान्य तौर पे हम क्या करते हैं कि स्टेम के पास थोड़ा सा ऊंचा लेकर के फिर रिंग जैसा बनाते हैं ताकि पानी बहे नहीं, पानी बाहर न जाए। तो आउटर रिंग बना दिया, आउटर उसी में रह जाए जैसा बना दिए, और इधर का पानी जो है, जो हम पानी दे रहे हैं पौधों को, वो पानी बाहर न जाए, तो पानी जड़ को मिले, पौधे जड़ को मिले। तो सिंचाई की सुविधा करनी होती है। अब सिंचाई भी कई तरह से हो सकते हैं, अलग अलग तरह से। आपके पास पानी एक अमूल्य धरोहर है, आपके पास पानी को बर्बाद नहीं करना है, तो पहले जैसे बाढ़ जैसा पटा देते हैं। जल संरक्षण करना, जल का समुचित उपयोग करना चाहिए। जी जी। तो हम पहले क्या करते थे, पानी को बाढ़ जैसा बहा देते थे, और वो पौधा के पास गया, अपना जितना लेना है लिया, फिर बाकी का बह गया। लेकिन पानी का समुचित उपयोग नहीं हुआ। पानी को बर्बाद नहीं कीजिए। जी जी। तो हम कहते हैं कि हम कहते हैं कि बृहत मैक्रो इरिगेशन सिस्टम और दूसरा माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, मतलब सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली। तो सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में हम किसान भाइयों कहते हैं कि आप टपक सिंचाई का ज़्यादा इस्तेमाल करिए, पौधे के फल वृक्ष के केस में टपक सिंचाई का ज़्यादा इस्तेमाल करिए। और अगर सब्जी वगैरह की खेती कर रहे हो, अंतर्वर्ती फसल ले रहे हो, मतलब इंटर क्रॉप हम लोग बोलते हैं उसको, तो अंतर्वर्ती फसल ले रहे हो, तो वहाँ पे आप स्प्रिंकलर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टपक सिंचाई की व्यवस्था रखें। हम तो ये भी कहते हैं किसान भाइयों कि आप हो सके तो मल्चिंग वगैरह भी करें। तो जो खरपतवार की हम बात कर रहे हैं ना, जड़ में डाला जा सकता है। जी, जो खरपतवार की बात कर रहे हैं ना, वो खरपतवार भी कम होंगे उससे, और मॉइस्चर लॉस भी कम होगा, पानी का कहा जाता है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया काफी उसमें खाद बन करके वो वृक्ष को, पौधा को मदद करता है। अब मल्चिंग दो तरह की हो सकती है, एक तो प्लास्टिक मल्च होता है, और दूसरा जैविक मल्च, घास वगैरह से, पत्ता वगैरह से, पत्ता वगैरह से, या पुआल वगैरह से। बिल्कुल सही कहा। तो अगर आप पौधे से रिलेटेड करते हैं तो अच्छा है, आपकी उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी भूमि की। और प्लास्टिक से करते हैं तो प्लास्टिक से भी कुछ हद तक आपका पर्पस सॉल्व हो जाता है। इसलिए कि सॉइल सैनिटाइजेशन हम कहते हैं ना, कि कीड़े मकोड़े मिट्टी में लगते हैं जो रोग जनित होते हैं, तो उससे प्लास्टिक वाला ज़्यादा बचाता है। डॉक्टर साहब, तो मल्चिंग जी बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर साहब, झारखंड में चाहे दलहनी, तेलहनी, खरीफ, रबी किसी भी प्रकार की खेती कीजिए, अब जब हम फल वृक्षों की बागवानी की खेती के बारे में बात कर रहे हैं, तो भी वही समस्या आती है कि खरपतवार की। तो आप थोड़ा सा संक्षिप्त में खरपतवार के नियंत्रण के बारे में बता दें। हाँ किसान भाइयों, खरपतवार ही ऐसा चीज़ है जो, खरपतवार हम कह किसको रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं जो हम फसल चाहिए हमको, वो फसल के अलावा दूसरी चीज़ हो रही है जो हमारे लिए वांछनीय नहीं है, तो वो दूसरी चीज़ होगी। तो मेन जो फसल है, जैसे फल है हमारा, फल का पौधा, तो वो फल का पौधा को रासायनिक खाद भी ले लेगा, जगह भी ले लेगा, हवा भी ले लेगा, आपका धूप भी ले लेगा, जो कि इसको चाहिए। और तो किसान भाई बहनों, आज आपने बरसात के मौसम में फल वृक्षों की बागवानी की खेती के बारे में जानकारी प्राप्त किया। हमें उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी। डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी जी, आज आप अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जोहार।